नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आइए सबसे पहले 24 घंटे के आंकड़े से आपको वाकिफ करा दें कि 24 घंटे में 4,01,911 नए मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि कोरोना से 3,521 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 62,919 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 828 लोगों की महाराष्ट्र में जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 34,372 नए केस सामने आए हैं। 332 की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 48,296 मामले सामने आए हैं। 270 की मौत हो चुकी है। तो अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि कोरोना के ताजा आंकड़े जो हैं वो क्या कह रहे हैं। हर दिन ये आंकड़ा भयावह होता है, डरावना होता है और आज 24 घंटे में 4,01,911 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 3,521 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 62,919 नए मामले सामने आए हैं। 828 की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 48,296 नए मामले सामने आए। 270 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का भी मामले यही है। तो देश कोविड से किस तरह से जूझ रहा है, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की तस्वीरें। बाद में कोविड की हम बात करेंगे। दरअसल आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर शीशगंज साहिब में मत्था टेका और आशीष लिया। बिना किसी सुरक्षा तामझाम के पीएम गुरुद्वारे पहुंचे। इस दौरान आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। पीएम जिस वक्त गुरुद्वारे में पहुंचे उस वक्त वहां 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा पहुंचे थे। दरअसल गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की ये तस्वीरें जहां पे मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर शीशगंज साहिब में मत्था टेका। यहां पर और मत्था टेककर आशीष लिया पीएम मोदी ने और बिना किसी सुरक्षा तामझाम के पीएम गुरुद्वारे पहुंचे थे ताकि इस दौरान आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो इस वक्त की तस्वीरें जब पीएम मोदी गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गुजरात के भरूच की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। भरूच के कोविड-19 केयर सेंटर में भीषण आग लग गई। गुजरात में दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है। दूसरे अस्पताल में फिलहाल मरीजों को शिफ्ट किया जा चुका है। अस्पताल में 49 मरीज भर्ती थे। पटेल वेलफेयर अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर में आग लगी है। गुजरात सरकार ने फिलहाल 4 लाख रुपये देने का मदद का ऐलान कर दिया है। तो ये इस बीच लगातार एक तरफ कोविड जो है वो लोगों को नहीं बख्श रहा, लोगों की जानें जा रही है कोरोना की वजह से। लेकिन इस बीच बड़ा हादसा गुजरात के भरूच में हुआ है, जहां भरूच में कोविड-19 केयर सेंटर था ये और इसी में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है। शायद कोरोना को मात देकर वापस अपनों के बीच लौट सकते थे, लेकिन इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और हमेशा के लिए अपनों से दूर कर दिया। फिलहाल दूसरे अस्पताल में बाकी और जो मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जिस वक्त अस्पताल में आग लगी उस वक्त 49 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जिनमें से 16 की मौत हो चुकी है। भरूच शहर में जंबूसर बाईपास रोड पर पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल की जो डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल है, उसमें आज रात को तकरीबन 12:30 बजे ICU 1 यूनिट में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा दी गई और रेस्क्यू के बाद प्राथमिक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है इसके हिसाब से तकरीबन 12 लोगों की डेथ होने की संभावना है। पूरी जानकारी फिर बाद में कल मिल सकती है। तो पहले कोविड ने मारा और शायद कोविड को मात देकर वापस आ भी जाते, लेकिन उसके बाद आग ने अपनी चपेट में लेके हमेशा के लिए 16 जिंदगियां खत्म कर दी। तो कोविड के बढ़ते केस के बीच आइए हम आपको 5 तस्वीरें आज के हालात को समझाने की कोशिश करते हैं उन तस्वीरों के जरिए। दरअसल गाजीपुर दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, जो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मंडी में भारी भीड़ नजर आ रही है। इसके अलावा मुरादाबाद की आप तस्वीर देखिए, लॉकडाउन का सन्नाटा यहाँ पर आपको नजर आएगा मुरादाबाद की सड़कों पर, क्योंकि लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में सोमवार तक। कटिहार
कटिहार की तस्वीर आप देखिए कि कटिहार में पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया भीड़ ने, जब पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहुंची, क्योंकि कोरोना काल है लिहाजा लोग जो हैं बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे हुए थे। इसके अलावा आखिरी तस्वीर है पानगढ़ बंगाल की, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें 5 आपको हम दिखा रहे हैं, गाजीपुर दिल्ली, मुरादाबाद, कटिहार, पानगढ़ बंगाल की। तो आज से देश भर में 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, लेकिन तीसरे चरण के वैक्सीनेशन पर संकट के बादल पहले ही मंडरा रहे हैं। देश के कई राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन बंद हो चुका है क्योंकि यहां वैक्सीन ही नहीं है। मुंबई में कोरोना टीकों की इतनी कमी हो गई है कि ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 दिनों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर रोक लगानी पड़ी। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि अभी 3 दिन के बाद से वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्योंकि उनके पास टीका नहीं है। बीजेपी शासित एमपी और हरियाणा में वैक्सीन न होने की वजह से वैक्सीनेशन 3 दिन बाद होगा। वहीं पंजाब के लुधियाना में वैक्सीन खत्म हो चुकी है, तो यही हालात गोवा और बंगाल का भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वैक्सीन ही नहीं है तो टीकाकरण कैसे होगा? क्या इतने बड़े प्रोग्राम को शुरू करने से पहले वैक्सीन उत्पादन नहीं बढ़ाया गया, या फिर वैक्सीन तैयारी में देरी हुई है? इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का भी पैनल जुड़ेगा। साथ ही इस कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे कोरोना को मात दे सकते हैं। आप सवाल पूछें, हमारे एक्सपर्ट्स उनका जवाब देंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस शो में आए, क्योंकि जवाबदेही अभी उन्हीं लोगों की बनती है जो लोग आपसे अपनी सियासत चमकाने के लिए वोट लेने आपके दरवाजे पर आते हैं। लेकिन आप जब इस वक्त में इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, न जाने कितने घरों से अर्थियां उठ रही हैं, लाशें उठ रही हैं रोज, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुंबई का, जहां से हमारे संवाददाता उर्वशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्वशी, फिलहाल मुंबई के क्या हालात, क्योंकि सब जगह मारा मारी है। कोविड वैक्सीन की आज से शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने साफ मना कर दिया, उनमें महाराष्ट्र भी एक। की किल्लत तो महाराष्ट्र राज्य में है ही, पर हम आपको बता दें कि टोकन के अवसर पर, और क्योंकि आज महाराष्ट्र राज्य दिन है, महाराष्ट्र दिन है, ऐसे अवसर पर हम देखते हैं कि 5 सेंटर्स बीएमसी ने खोले हैं टोकन के हिसाब से, और उन 5 सेंटर में से नायर अस्पताल है, कूपर अस्पताल है, 7 हिल्स है, राजावाड़ी है और बीकेसी का जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है। ये 5 सेंटर्स है जो आज खुले हैं, जहां पे कोविन ऐप के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को जो है वैक्सीनेशन दी जाएगी। कुछ 20,000 डोसेजेस आज के दिन में आए हैं जो इन 5 सेंटर्स पे दिए जाएंगे, पर अदरवाइज सफिशिएंट डोसेजेस नहीं है राज्य में। कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब राज्य को संबोधित कर रहे थे तब बता रहे थे कि सिर्फ 3 लाख डोसेजेस पहुंचे हैं। 50% डोसेजेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करने वाली हैं, और बाकी के स्टेट और प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोक्योर करने वाले हैं। और कुछ मई तक 18 लाख डोसेजेस आएंगे। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 6 करोड़ लोग हैं इस फेज के लिए, और जिनके लिए 12 करोड़ डोसेजेस लगेंगे। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कैलकुलेशन को लेकर कि कितनी ज्यादा किल्लत महाराष्ट्र राज्य में है। बिल्कुल ठीक है उर्वशी, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंबई की बात हम कर रहे हैं। मुंबई में 29 अप्रैल को यह बता दिया गया था कि उनके पास वैक्सीन नहीं है और अगले 3 दिनों के लिए टीकाकरण बंद करने जा रहे हैं। दरअसल आज से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर मुंबई महानगर पालिका ने हाथ खड़े करते हुए कहा है कि वो 3 दिन बाद से टीकाकरण शुरू कर पाएंगे। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, टीकाकरण रुक गया है। बीकेसी सेंटर मुंबई की ये तस्वीर। इसके अलावा आप दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर वैक्सीनेशन पर संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे। 3 दिन के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है क्योंकि मुंबई में वैक्सीन है ही नहीं। तो पहले बेड, ऑक्सीजन की किल्लत, अब टीके की कमी सामने आ रही है। आखिर लोग करें तो क्या करें, क्योंकि कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 1 मई से टीकाकरण पर संकट के बादल जो है वो साफ दिख रहे हैं। आज 1 तारीख है, आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी थी, लेकिन कोई तैयार नहीं है। और क्या प्लानिंग है इस बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं। तो वैक्सीनेशन पर मुंबई की मेयर का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। एंड 44 इयर्स के अंदर जो लोग हैं उनको प्राथमिक स्वरूप से जो वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाद मुंबई में आया है, जिसका कोविन ऐप पे
जो नागरिक है उनका कोविन ऐप पे रजिस्टर हुआ है और रजिस्टर होने के बाद आपको एक लघु संदेश भी आया है, मैसेज आया है, तो आपको जाना है। जब तक मैसेज नहीं आया है तब तक आप कोविड सेंटर या वैक्सीनेशन सेंटर पे जा नहीं सकते। तो लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, लोग की आस टूट रही है, लेकिन सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आइए जल्दी से उन सबका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ सूर्या मैथिली जो कि नेता बीजेपी हैं वो जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हरीश गोला साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। सचिन भल्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर अनिल बंसल जो कि पूर्व महासचिव है IMA के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके अपने इस सवालों का जवाब ले सकते हैं। सबसे पहले सूर्या मैथिली जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि सर आज 1 तारीख जिस दिन इंतजार था सबको कैसे वैक्सीनेशन का काम जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन देश में सांसें उखड़ रही हैं, इंसान दम तोड़ रहा है, लेकिन सिस्टम लग रहा है कि अभी भी सो रहा है। सर वैक्सीनेशन नहीं है, कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कैसे में कैसे टीकाकरण होगा और कैसे इससे निजात मिलेगी? देखिए निदा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू किया। चाहे वो पहला चरण हो, चाहे वो दूसरा चरण हो, चाहे वो तीसरा चरण हो, चाहे वो चौथा चरण हो, लेकिन इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जिस प्रकार से पहले भी विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है, उसी प्रकार इस समय भी विपक्ष की भूमिका पूर्णतः नकारात्मक है। आप देख लीजिए कि जिस समय देश के अंदर वैक्सीन का जो घोषणा हुई थी, उसके बाद देश के अंदर जितना भी विपक्ष था वो सभी का सभी विपक्ष एक स्वर में ये बोल रहा था कि इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। सूर्या मैथिली जी, कम से कम एक मिनट नहीं सर एक मिनट, कम से कम आज के दिन तो विपक्ष को भूल जाइए, कुछ टाइम के लिए विपक्ष को भूल जाइए, अपनी जिम्मेदारियों पर आ जाइए। हम क्या कर रहे हैं इसका जवाब दीजिए सर। हर बात पर सर विपक्ष को बीच में लाना अच्छी बात नहीं है। आज ऐसी वक्त में जब सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, सर आज भी हम सारा ठिकरा विपक्ष पर ही फोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं फिर? हम छोड़ क्यों नहीं देते फिर कुर्सी? अगर सब कुछ विपक्ष को ही करना है और हमें अपनी राजनीति विपक्ष से ही चमकानी है तो सर आज नहीं, आज अपनी बात कीजिए। हमारी तैयारी क्या है, कितने तैयार हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने अभी खुद ही एक बात की जानकारी दी कि महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन इस समय उनके पास में है। और आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से राज्यों को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि वो खुद से वैक्सीन खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र पूरी तरीके से राज्यों को सहयोग कर रहा है। केंद्र ने एक्शन प्लान मंगाया है राज्यों से। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो सीरम इंस्टीट्यूट और जो भारत बायोटेक है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। चाहे वो ऑक्सीजन का विषय हो, चाहे वो बेड का विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कार्य करने का विषय हो, हर मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार अपना पूरा ध्यान है वो देश के अंदर दे रही है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि हम फिर कह रहे हैं राजनीति का समय नहीं है, साथ मिलकर काम करने का समय है। जिस प्रकार की ओछी राजनीति इस समय कर रहा है उसको बंद करने का समय है। कोर्ट ने भी खुद कहा है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। सर MP हरियाणा में किसकी सरकार है सर? MP हरियाणा में किसकी सरकार है सर? जवाब देंगे आप? किसकी सरकार है? क्या वहां की राज्य सरकारें भी सियासत कर रही हैं? क्या वहां की राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? सर 1 मिनट रोकना चाहूंगी और सुनवा देती हूँ आपको। सर 1 मिनट सुनवा देती हूँ कि बीजेपी शासित राज्यों का क्या हाल है, क्योंकि वहां भी वैक्सीन की भारी किल्लत है। सुन लीजिए आप। एक बार मैं चाहूंगी पीसा टीम से कि बीजेपी शासित राज्यों का क्या हाल है, जरा वहां की वैक्सीन की किल्लत जो देखी गई है जरा सुनवाई जाए। तो वैक्सीन की किल्लत की बात यहां पर हो रही है और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी शासित राज्य भी, जरा आप वो भी सुन लीजिए, वहां की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, उसके बाद हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है।
और वैक्सीन के ये डोजेज भारत सरकार द्वारा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे, खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे। लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। हमारी पूरी तैयारियां हैं। जैसे ही वैक्सीन आ जाती है हम काम शुरू कर देंगे। हमें उम्मीद है टाइम पर आ जाएगी। देखिए, ये जो मरीज बढ़ रहे हैं इनमें 70% से ज्यादा मरीज दिल्ली या आसपास के राज्यों के हैं। हमने एक टेंटेटिव सर्वे भी करवाया है, परंतु कोई भी आ जाए, हम तो हैं तो हिंदुस्तान के ना, हम तो सबको इलाज कर रहे हैं और अपनी व्यवस्थाएं और बढ़ा रहे हैं। सभी उपायुक्तों को मैंने कहा है कि वो अपने अपने स्थानों पर बेड कैपेसिटी बढ़ाएं। मैंने हरियाणा के जितने पोस्ट ग्रेजुएट और MBBS के सीनियर क्लासेस के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके आदेश जारी कर दिए। तो उम्मीद है ये बाइट दरअसल सुनवानी इसलिए जरूरी थी कि आज भी बैठकर, जब बीजेपी शासित राज्य भी हाथ खड़े कर चुके हैं, कहीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी तक इंतजाम नहीं हो पाया, कंपनी ने मना कर दिया, कहीं के गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज कह रहे हैं कि नहीं है अभी इंतजाम, और इसके बावजूद भी मैथिली सर आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी थी। सर, ये तैयारी थी कि ये पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कंपनियों से कि कब तक आप हमें वैक्सीन दे पाएंगी और कब तक हम अपने लोगों को लगा पाएंगे। बस आकर के टीवी पे बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। सर, अभी भी सिर्फ हेडलाइंस में ही बने रहना है या फिर कुछ करेंगे भी हम? देखिए गीता जी, पहले आप पूरी बात कीजिएगा, उसके बाद आप कुछ टोकेगा मुझे पूरा। सर, सही बात करेंगे तो मैं जरूर सुनूंगी, रखें अपनी बात। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप सुन लीजिए। हाँ। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इस समय देश के अंदर जो स्थिति है वो एक बहुत ही बड़ी महामारी की स्थिति है। वहां पर देश के अंदर पहले जो चरण के अंदर फ्रंटलाइन रनर्स को, दूसरे चरण में 60 साल तक के लोगों को, तीसरे चरण में 45 साल तक के लोगों को, उसके बाद अब 18 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को, सबको जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें कंसीडर किया गया है। और रही बात वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन की कमी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस चीज को इंश्योर किया है कि वैक्सीनेशन की कमी कहीं नहीं होगी। आज जो शुरुआत हो रही है सर, ये कैसे इंश्योर किया था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। नहीं, 2 राज्यों की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं सब जगह की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं सब जगह की बात कर रही हूँ सर, सब जगह की बात कर रही हूँ मैं। नहीं सर, जब हमारी तैयारी नहीं थी तो हमें ऐलान नहीं करना चाहिए था, हमें इंतजार करना चाहिए था। नहीं सर, हमें इंतजार करना चाहिए था। नहीं हर विषय के ऊपर सर, कई राज्य हाथ खड़े कर चुके हैं सर, कई राज्य हाथ खड़े कर चुके हैं। खुद दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर मौजूद है। दिल्ली के ये हालात हैं कि अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ रहा है कि जब वैक्सीन आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा, आप लोग पैनिक ना हो, आप लोग सेंटर्स पर ना जाएं, हम आपको बताएंगे आपको कब जाना है। ठीक है सर, और भी ठीक है सर, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी की बात मत कीजिए। नहीं सर, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग उनकी बात कर सकते हैं, मैं नहीं करूँ उनकी बात। मैं आपको जो सर, और भी कैसे हैं सर, समझूंगी। देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चल रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर
या कहीं पे यदि अगर कहीं छोटा मोटा कहीं कमी आ रही है तो उसको भी केंद्र सरकार पूरा ठीक कर रही है। लेकिन आपने पूरे राज्य हाथ खड़े कर दे रहे हैं सर, आपके बीजेपी शासित राज्य हाथ खड़े कर दे रहे हैं और आप इसे छोटी कमी बता रहे हैं। आप इसे सर छोटी कमी बता रहे हैं। पूरा देश जब आपकी तरफ देख रहा है, आपकी सरकार की तरफ सबकी नजरें टिकी हुई है सर। पहले अस्पतालों में एडमिशन नहीं हो रहा, वहां पर बेड नहीं मिल रहे सर, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और अब उम्मीद एक इस टीका करब टिकी हुई थी, वो उम्मीद भी आज खत्म हो रही है क्योंकि कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा, अभी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, बाकी और लोगों का रुख कर लेते हैं। बाकी और भी माने सर, बहुत टाइम दे दिया आपको, बाकी और लोग हमारे साथ। सचिन भल्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक है आप सर, जो अभी हालात है, जो अभी सिस्टम है, कैसे देख रहे हैं इस सबको? क्या सिर्फ अनाउंसमेंट करने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या फिर हमें वाकई उन तैयारियों का जायजा भी लेना चाहिए कि हम कितने तैयार हैं? जी जो हैं प्रवक्ता बीजेपी के जो बैठे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, इनकी मैं बातें सुन रहा था और मैं इनकी जो गंदी राजनीति थी वो भी सुन रहा था, और इसकी मैं इनको एक ही जवाब देना चाहता हूँ। इनकी जो तैयारियां थी, ये तैयारी ये थी कि लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके इन्होंने इलेक्शन कराने थे, और आज जो यूपी में 1000 से ऊपर शीर्षक जो वहां के ग्राम पंचायत में लोगों के बीच में जो इन्होंने कार्यकर्ता लगाया, 1000 से ऊपर आज डेथ हो चुकी है। इनकी जो गंदी राजनीति है सिर्फ यूपी और वहां नहीं, ये दिल्ली इनके नाम पे रटा हुआ है। दिल्ली को लेके ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनको पर्सनली कहीं ना कहीं दुश्मनी है। मैं कहता हूं कि आप उनको ऑक्सीजन मत देना, उनकी फैमिली को ऑक्सीजन मत दो, लेकिन दिल्ली के लोगों की क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? उनको क्यों नहीं ऑक्सीजन दे रहे? उनको दवाइयां क्यों नहीं दे रहे? फिर आप लाछन लगाते हो, कभी कहते हो इंजेक्शन हमने दे दिए, कभी कहते हो ऑक्सीजन हमने दे दी। आप ये अपने मैथिली जी बात सुनिए, 2 मिनट के लिए मैं आपको आंसर दूंगा। आप ये पर्सनल दुश्मनी जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उनसे निकाल लो, उनको ऑक्सीजन मत दो, लेकिन दिल्ली की जनता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनको क्यों आप इस तरह तंग कर रहे हो? आप देखो त्राही मच गई है। ये सांस की बीमारी है, ये किसी और चीज की बीमारी नहीं है। इसकी सांस के लिए ऑक्सीजन बड़ा जरूरी है। ये दुश्मन के लिए भी आज जो इतने बड़े सतर पे, इतने उस पे केंद्र और सारे मिलके काम करना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं करने दे रहे? आप जैसे प्रवक्ता बीच में आके क्यों लड़ाइयां झगड़े वाले काम करवा रहे हो? आज ये मत समझो कि ये एक बीमारी है, ये समझो कि ये हमारे पूरे देश की लड़ाई है। हम सब ने मिलकर चलना है, इसमें मिलकर चलेंगे तो देश की जनता बचेगी। जनता बचेगी तो आपको वोट मिलेंगे। आपको वोट कभी नहीं मिलेंगे जब आप देश की जनता को मारोगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप दुश्मनी मत निकालो। सवाल तो यही है सर, सवाल यही है कि रैलियां होती रहेंगी, जश्न मनते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर जनता ही नहीं बचेगी, लोग ही नहीं बचेंगे, तो आप किस पर राज करेंगे? आप किसके ऊपर सरकार की तोहमतें लगाएंगे? सर सवाल यही है कि पहले लोगों को बचाना जरूरी है, उसके बाद में हम अपनी अपनी राजनीति करते रहेंगे, उसके बाद में हम अपनी अपनी सरकारें चलाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सब लोगों को एकजुट होकर आना है और समझना है वक्त की नजाकत को, समझना है इन मुश्किल हालातों को, समझना है उन रोते बिलखते परिवारों की मुसीबत को, उनके आंसुओं को, कि इस वक्त उन पर क्या बीत रही है। सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कोरोना के चलते दिल्ली के यमुना किनारे बने अस्थि विसर्जन घाट पर भी लंबी लाइन देखी गई है। एक वीडियो वहां का वायरल हो रहा है जिसमें लोग अस्थि विसर्जन के लिए यमुना घाट पर पहुंच रहे हैं, जबकि बेंगलुरु में हालात ये है कि शवों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली और बेंगलुरु की ये हालात आप देखिए। बेंगलुरु के शमशान घाट पर एम्बुलेंस में शव है और परिजनों को दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दाह संस्कार में वक्त लगता है, इसलिए शमशान घाट प्रबंधन ने लोगों को टोकन देने शुरू कर दिए हैं, जिससे परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए बारी का इंतजार वो अपनी कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। अस्थि विसर्जन घाट पर भीड़ है, ये देखिए आप कैसे दिल्ली में शमशान घाट पर वेटिंग में लोग नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु की ये तस्वीर आप देखिए तो यमुना के अस्थि विसर्जन घाट पर लंबी लाइन। मतलब पहले परेशानी ये
कि बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज कैसे कराएं, कहां कराएं, उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो शमशान घाट कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। हरीश गोला जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए, उनका रुख करूंगी। हरीश सर, जो हालात हैं अभी वो आपको कोसते हैं, आप उन्हें कोसते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान कोई नहीं देता कि आखिर इनकी जिम्मेदारी किसकी है। सर, मरने के बाद भी जगह नसीब नहीं हो रही, कहां खड़ा है हमारा देश आज? देखिए मैम, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो भी है इशू है उनको वो प्रॉपर तरीके से ये चैनल उठा रहा है और लोगों को बोलने के भी आप सच्चाई सामने ला रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करूंगा हमारे बिरादरी के जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं रोहित सरदाना जी, इसी कुव्यवस्था का और इसी कोरोना का शिकार हुए। अगर ऐसा समझदार आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी और जिसके पास सारी अप्रोच है, मीडिया से संबंध रखता है, अगर उसकी मौत होती है तो इसका जिम्मेवार कौन है, इनको पहले सोचना चाहिए। रही बात इनकी, मैं दोनों सरकारों की बात बताऊंगा कि ये राष्ट्रीय चैनल बैठ के जो झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी ने तो एक उपलब्धि बड़ी मतलब जो है ग्रहण करी है, डीमोनेटाइजेशन से लेके इन्होंने आज जो है मौतों तक, इंसान की मौत तक इन्होंने लाइनें लगवा दी हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने टीवी में दिखाया, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी लोगों की मौतें हुई, लाइन में लग के उन्होंने अपना पैसा जो है किस तरीके से उनके फाके उन्होंने करके जीवन बिताया। और आज मुर्दा फूकने के लिए भी, अपने परिवार के सदस्य को मुक्ति दिलाने के लिए भी शमशान की जगह नहीं है। और ये लोगों ने जिंदगी भर क्या किया गया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने अपनी राजनीति की रोटियां सेकी है। दूसरी बात, जो हमारे बैठे आपके जो हमारे भाई बैठे हैं, मैं उनसे ही कहना चाहूंगा, हमने हमेशा से दिल्ली के लोगों ने आपको काम की सरकार के लिए वोट दिया था, फ्री की सरकार के लिए नहीं दिया था। आपको मुफ्त के लालच में देके आपने आज व्यवस्था क्या करी, दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट जो है सैंक्शन हुए थे केंद्र सरकार ने 2020 में, आपने उसमें से एक भी कार्य नहीं किया। आप दोनों बैठ के यहाँ झूठ बोलते हैं और दिल्ली की भोली वाली जनता और देश की जनता जो है वो डे बाय डे जो है शिकार हो रही है। और आप ये इल्जाम लगाते हैं कि हमने अपोजिशन ने जो है सक्रिय रोल अदा नहीं किया। मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का। जब पहला केस आया था जनवरी में 2020 में, जब ये मोदी जी क्या कर रहे थे कि हार्डी कर रहे थे कि इन्होंने जो है अपना क्या नाम है हार्डी मोदी करके ये अपने कार्यक्रम चला रहे थे। और आज दूसरी जो लहर आई है, आज उस पर अफसोस प्रकट करते हैं और दिन में पूरे दिन जाके वेस्ट बंगाल में बिना मास्क के रैली करते हैं। कुंभ के मेले में ये रोक नहीं लगा सकते, मगर मरकज में इन्होंने सभी को मंथन करने की जरूरत है, सभी को देखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगी हरीश गोला जी, एक बात मैं यहाँ पर मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि ठीक है, नाकामियां हो सकती है, ना इत्तेफाकियां हो सकती है, ये सरकार से आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब जरूरत है एकजुट होने की, सबको एक साथ आने की, तो अगर कहीं वैक्सीन लग भी रही है, मिल भी रही है, टीकाकरण हो रहा है कुछ रहा, तो आप लोगों को भी स्वागत करना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के से लौट कर आएंगे तो डॉक्टर अनिल बंसल का रुख करेंगे, जो कि पूर्व महासचिव है आईएमए के। फिलहाल एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सह प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में पीएम मोदी ने मत्था टेका। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर पहुंचे पीएम मोदी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पश्चिम बंगाल में मिनी लॉकडाउन, दिन में सिर्फ 5 घंटे खुलेंगे बाजार, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार भी रहेंगे बंद। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण, यूपी, गुजरात सहित कई राज्यों में लोगों को लगेगी वैक्सीन। टीके की कमी के चलते कई राज्यों ने हाथ खींचे। देश में नए बीमार 4 लाख के पास 3,500 लोगों ने 24 घंटे में तोड़ा दम। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह, होम आइसोलेशन में पहने ट्रिपल लेयर मास्क। महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक में कोरोना बेलगाम। महाराष्ट्र में 62,000 से ज्यादा नए मरीज, 828 मरीजों की मौत। यूपी में 34,000 से ज्यादा नए बीमार। कर्नाटक में आंकड़ा 48,000 के बाद 270 लोगों की हुई मौत। तो बिन वैक्सीनेशन होगा तो कैसे होगा? ये टीकाकरण अभियान जिसका डंका बजाया जा रहा पूरी दुनिया में कि आज से शुरू हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, लेकिन जब डोज ही नहीं है साहब तो कैसे लगाएंगे आप टीका? ये बड़ा सवाल है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर भी 29 तारीख को ही हाथ खड़े कर दिए थे सरकार ने, कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अभी नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। ऐसे में मुंबई की मेयर ने क्या कुछ कहा, उनसे खास बातचीत की इंडिया न्यूज से ने, सुनिए आप भी। के लिए हम ले रहे
कोरोना से बाधित नहीं होने के लिए वैक्सीनेशन आई, तो हम कोरोना का बाधित होने के लिए जाएंगे, तो मुझे लगता है हम खुद के ऊपर खुद अन्याय कर रहे हैं। ये बात सही है मैम। हम देखते हैं कि जगह जगह पे क्राउड बहुत बढ़ते जा रहा है। मैम आज का आप थोड़ा सा हमें ग्राफ बताएं कि 5 सेंटर्स में खुले हैं, क्या टाइमिंग होना है और आगे फिर नॉर्मल जो वैक्सीनेशन ड्राइव है कैसे शुरू होगी? आज दोपहर 1 बजे से वो काम चालू होगा। 18 इयर्स एंड 44 ईयर के लोगों के लिए हर एक सेंटर, जो मुंबई में 5 सेंटर बनाए हैं, एक नायर हॉस्पिटल है, एक ऊपर है, एक राजावाड़ी है, एक 7 हिल हॉस्पिटल है और जम्बो बीकेसी, ऐसे 5 जगह में दोपहर 1 बजे के या 12 बजे से ये वैक्सीनेशन चालू होगा जिसको लेकिन मध्याह्न में ही होगा। और जिसको कोविन ऐप रजिस्टर हुआ है, जिसको लघु मैसेज जो आया है, वही लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। 3 दिन बंद होना था वैक्सीनेशन क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो फुल फ्लेजेड कब शुरू? नहीं, अभी तो कल 1 और 2 के रात तक क्या वैक्सीनेशन कैसा आ रहा है, वैक्सीन जो वायल है उसके बाद महानगर पालिका की जो साइट है, वेबसाइट, उसके ऊपर जानकारी दी जाएगी, सोशल मीडिया के ऊपर जानकारी दी जाएगी। जिसको कोविन ऐप पे उसका रजिस्टर हुआ है, मैसेज आया है, वही लोग बाहर आए और बाकी लोगों ने लॉकडाउन के नियम का पालन करना है और भीड़ होनी नहीं चाहिए। इसीलिए तो ये नियमावली आई है और अपने को वही करना है जो केंद्र ने बताया, जो महाराष्ट्र कह रही है। तो मुंबई के मेयर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें जैसे जैसे गाइडलाइंस दी जाएगी उसी के हिसाब से हमको फॉलो करना होगा। कुल मिलाकर के अभी कोई भी कंडीशन या किसी की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ आज से टीकाकरण का जो अभियान जो शुरुआत हुई है उसके तहत आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। अब मैं डॉक्टर अनिल बंसल आपके पास आना चाहूंगी, पूर्व महासचिव है IMA के। डॉक्टर अनिल बंसल, आप खैर राजनीतिक या पॉलिटिकल बाइट तो आप सुन ही रहे होंगे, लगातार लोगों का रिएक्शन भी सुन रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं वैक्सीनेशन का ही सवाल आपसे करूंगी। सर, क्या लग रहा है, वैक्सीन कोरोना को पूरी तरह से रोक देगी या फिर कोरोना होने पर उसके असर को कम करेगी? ये समझाइए, अगर वैक्सीन वाकई में सबको लग जाती है तो। ये कोरोना वायरस है, रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन भी बहुत जल्दी मिलेगी। कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसकी कोई दवाइयाँ नहीं होती। वैक्सीन का काम क्या होता है कि हर जो वायरस या फिर नहीं है इसको कवर करें, इसलिए टाइम लगता है। लेकिन मेडिकल और दवाई भी हमारे पास नहीं है, तो वैक्सीन कई तरीका है जिसकी वजह से हम को कम कर सकते हैं। अगर सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे 70-80% लोगों के अंदर ज़्यादा कोरोना को रोकने की ताकत आ जाएगी या उनको इतना करके अगर कोरोना बनाएगी ठीक है। डॉक्टर अनिल सर, आपके ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत हो रही है, हम सही करवाते हैं अभी, तब तक दूसरे गेस्ट का रुख कर लेते हैं, आपके पास भी आएंगे। सूर्या मैथिली सर, एक चीज मैं आपसे यह समझना चाहूंगी, सर कोरोना की मार है या फिर देश के बदहाल सिस्टम ने मार डाला है लोगों को? नहीं लगता कि हमें इस पर फोकस करना चाहिए, इस तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय अभी किसी और चीजों में उलझने के? देखिए निदा जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र को सुन रहा था और साथ में हरीश गोला जी, जो देश के अंदर 70 साल तक जिनकी पार्टी ने राज किया था, उनके नेताजी को सुन रहा था। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट तथ्यों के साथ बताना चाहता हूँ, यदि आप मुझे पूरा समय देंगे। जी बोलिए। देखिए, आपने प्रश्न उठाया कार्यक्रम में शुरू होते ही कि कब कब वैक्सीन मिलेगी, आज क्यों नहीं वैक्सीन मिली, क्यों नहीं प्लानिंग हुई, क्यों नहीं इस समय में हरियाणा में और आपका महाराष्ट्र में या 1-2 और अन्य राज्य हैं, उनमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है डिले हुआ एकाध। तो देखिए निदा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि इस समय देश के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है।
अगर कुछ किसी राज्य में एक आध दो राज्यों को छोड़ दे तो पूरे देश के अंदर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफलतापूर्वक शुरू हुआ है और कार्य कर रहा है। और केवल इस देश के अंदर 2 या 3 राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर आपने असम की बात नहीं की, आपने महाराष्ट्र की बात नहीं की, आपने असम की बात नहीं की, आपने उत्तर प्रदेश की बात नहीं की, आपने उड़ीसा की बात नहीं की, आपने वेस्ट बंगाल की बात नहीं की। बहुत पूरा देश है, पूरे देश के अंदर केंद्रीय जो सरकार है वो बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है हर जगह। अब जहां जहां सरकारें विपक्ष की हैं, आप बात देखिए, आप मध्य प्रदेश की बात की, आपने हरियाणा की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर भी उन्होंने जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया और हो सकता है किन्हीं कारणवश 1-2 दिन का अगर डिले हो गया, लेकिन पूरे देश में इस समय ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। हमारे देश के अंदर अलग अलग जाति धर्म पंथ के पूरा देश जो है अलग अलग जाति धर्म पंथों से आता है, इतने सारे स्टेट्स हैं, उन सब में सामंजस्य बैठाकर ये जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, 13 करोड़ लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन कर चुके हैं और अब वो 18 साल से ऊपर का शुरू हुआ। कहीं अगर 1-2 जगह पे कहीं कमी रह गई होगी वहां केंद्र सरकार के कारण, तो वहां पर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर वहां पर काम शुरू हो जाएगा। अब रही बात, जहां तक हमारे जो आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है और फलाना ढिमकाना, बहुत सारी झूठी बातें कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने इनकी ऑक्सीजन की किल्लत सर आपको फलाना ढिमकाना लग रही है? ऑक्सीजन की किल्लत आपको फलाना ढिमकाना लग रही है सर? ऐसे वक्त में भी कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर। अगर कोई ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो सर वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, और इस आंकड़े से आप भी अच्छे से वाकिफ है सर कि रोजाना कितनी मौतें हो रही है ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। फलाना ढिमकाना मत बोलिए सिस्टम के नाकामी को सर। कहिए कि हमारी कमी है, कहिए कि हमसे नहीं हो पाया, कहिए कि हमारी तैयारी कम थी, कहिए कि 1 साल हमने सिर्फ और सिर्फ चुनावों में गुजार दिया, हमने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ यहाँ पर। जिस तरीके से मैं अब आपके पास आना चाहूंगी, सचिन भल्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सर, ऐसे वक्त में हम एक दूसरे को कोसते रहें, एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहें, नहीं लगता कि हमें अपने ऊपर भी, अपनी तैयारियों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमें वक्त मिला था 1 साल का, हमने उसमें क्या किया? क्या दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की कंडीशन आज ऐसी हुई है? पिछले साल सब कुछ ठीक था? देखिए, दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर ये इसमें हर तरह से जो संभव करने की हर नामुमकिन कोशिश इन्होंने करी है। आप ये बताएं कि आप इंटेलिजेंसी, आज केंद्र सरकार से एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अपने प्यारे से भाई से भी पूछना चाहता हूं कि इंटेलिजेंसी चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, या किसी और चीज की हो, तो वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। और आपको ये भी पता है कि मेडिकल को लेके कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी आपने दिल्ली सरकार या और सरकारों के साथ शेयर क्यों नहीं करी? आपने क्यों नहीं बोला कि ये ऐसे ऐसे होना है और आज मैं आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूं, आपको बेड चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, हम प्रोवाइड कराते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंधे से कंधा लगा के चलती, तो मेरा मानना है कि आज एक भी कोई दोस्त, हमारा भाई, जो हमारे बहन भाई, कई है, मेरे जीजा जी की डेथ होगी, मेरे मामा जी की डेथ होगी, मेरे एक दोस्त की डेथ होगी, मेरे और भी कई परिवार जो है उनकी डेथ होगी। किसके लिए हुई? कि एक वैक्सीन के लिए, किसी को ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के चलना था, हमारे साथ नहीं, पूरी भारतवर्ष के साथ चलना था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही। लेकिन सर, अभी पिछले एक मिनट सर, अभी पिछले दिनों की आप बताओ कि कहां तक चली है? सर हम क्यों बताएं? आपके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सर वो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं केंद्र सरकार का कि हमें केंद्र सरकार से बहुत मदद मिल रही है, केंद्र सरकार हमारे साथ खड़ी है। अगर ऐसी बात है तो वो क्यों केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं सर? वो उस वक्त क्यों उस पर कोई हमला नहीं करते, क्यों वहां पर सवाल जवाब नहीं करते? सर, आपके मुख्यमंत्री तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार की कि बहुत शुक्रिया, इस वक्त में हमें मदद
मदद करने के लिए, इस वक्त में हमारा साथ देने के लिए। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। ठीक है सर, दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री साहब से भी ये बात बोलिए कि अगर जो कमी है उसे रखें, जहां सवाल पूछना है वहां सवाल पूछें। ठीक है, हमारे साथ सूर्या मैथिली जी एक बार फिर से जुड़ गए, उन्हीं का हम रुख करेंगे। सूर्या मैथिली जी, चलिए ठीक है, उनका ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत हो रही है, उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है। अब हम रुक कर लेते हैं हरीश गोला सर का। जी गोला सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मैडम, ये जो सूर्या मैथिली साहब की मैं बात का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे कंसर्न इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। इन्होंने 7 साल में पूरे जो है देश का बेड़ा गर्क कर दिया, आपके सामने मौजूद है, आपके सामने। अगर वो 70 साल में बनाए हुए अस्पताल जो है कांग्रेस के राज में, इंदिरा जी के राज में, राहुल जी के समय में, अगर ये लोग नहीं चाहते तो आज क्या स्थिति आप जानते हैं। इस बात के बारे में आपको बताने की आवश्यक्ता नहीं है। मैं इस चैनल के सामने से बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि IMA के हमारे बंसल साहब बैठे, इनके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, क्या आपने बताइए इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे बड़े सुपर स्प्रेडर है, क्योंकि एक तरफ तो दिन में तो रैलियां करते हैं, कुंभ पे रोक नहीं लगाते, और वो शाम को आके ये लोग जो है मास्क पहन के ये लोग सबको गाइड करते हैं। तो ये सच बोलने का मतलब है क्या? ये तो मीडिया में आपको सच बोलना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी, इनके दोनों सरकारों का सर्टिफिकेट जो है ना मैडम, ना तो कोई दे सकता ना कोई ले सकता। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, टाइम्स है लंदन का, फाइनेंशियल टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्जियन है, द इकोनॉमिस्ट है, द ऑस्ट्रेलियन है, इसमें जाके देख ले, इनके चेहरे से सब कुछ अकाब उठ जाएगा। इनकी सच्चाई, इनके सर्टिफिकेट, इनका काम करने की शैली क्या है आपको देखना पड़ेगा। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनके लिए शब्द इस्तेमाल करे, ये भी मैं जनता को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। उसने कहा है कंप्लीट फेलियर ऑफ द स्टेट। तो अब इसका ये सर्टिफिकेट है जिस बात में एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली की और देश की जनता को बरगला रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि लोग दिन जो है मरते जा रहे हैं और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार के साथ भी समस्या हुई, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। कब खुलेंगी? जब ये पूरा शमशान बन जाएगा। जवाब देना चाह रहे हैं सूर्या मैथिली, जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। जी सर। देखिए नीरा जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे झूठे तथ्य बताए जा रहे हैं। मेरा कनेक्शन कट गया था, बात करते करते नेटवर्क उड़ गया था, इसलिए मेरा जो है आपसे कनेक्शन हट गया। जी सर, मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ आपके सामने। जो सारी बातें गोला साहब बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में एक करके सर, चिल्लम चिल्ली नहीं। आज ऐसे हालात नहीं है सर। नहीं, चीखे मत, आराम से। ठीक है, नेशनल मेडिकल इमरजेंसी लगनी चाहिए देश में। देखिए, नेशनल मेडिकल इमरजेंसी लगनी चाहिए, इनके बस की नहीं है किसी की। जो इंटरनेशनल कोविड जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अनुसार पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर प्रति 10 लाख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, वो कोविड हरीश गोला जी, जनता क्या बचेगी? अरे हरीश गोला जी कहते रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे? अगर इतने सवाल उठा रहे हैं तो फिर जवाब भी तो सुन लीजिए। जवाब दे रहे हैं मैथिली जी। बोलिए। अरे हरीश गोला जी, आप बात सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। 70 साल तक आप लोगों ने देश में क्या किया वो सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए जी। हमारे देश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है, क्या वो अमेरिका से बढ़कर है? क्या वो रशिया से बढ़कर है? क्या वो यूके से बढ़कर है? क्या वो इटली से बढ़कर है? या फिर क्या वो फ्रांस से बढ़कर है? नहीं। इटली जिस इटली से इनकी मालकिन आती है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि आज इटली के अंदर 70 साल में आपने जो बात कही है, 7 साल में आपने सब पूरा कर दिया। 2000 से ज्यादा की मृत्यु दर है। लोगों को जो है क्या जलाने का भी और मृत्यु दिलाने का भी आपके पास संतान नहीं है, वहां भी लाइन लगवा रहे हैं आप। जो यूके के अंदर है बहुत दूर की बात है, लेकिन भारत के अंदर इस समय हर कदम पे राहुल जी ने, हर कदम पे हमारे नेताओं ने आपको कहा कि आप सजेशन ले लो, आप इनको फॉलो कर लो। 70 साल तक मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री हमारे उन्हें लेटर दिया, देश के अंदर आपको सजेशन दी, आज काम नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के जो डिसीजन से, जो उनके कार्य से आज जो देश के अंदर स्थिति है इतनी कंट्रोल में है, वो पूरा विश्व कर रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2001 तक देश के अंदर सिर्फ एक एम्स था। हमारी सरकार इस तरह मौतें नहीं हुई किसी की। देश के अंदर 22 एम्स बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी। मैथिली जी, कितने सिस्टम जो है वो कंट्रोल में है, दिख रहा है सर, दिख रहा है सब कुछ। वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन की बात हो रही है, ये कंट्रोल है। सांसों का संक्रमण तेज होता जा रहा है, सांसों पर गिरह लग रहा है सर, ये कंट्रोल है। लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं सर, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, ये हमारा कंट्रोल है। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है सर, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वक्त पर दवाई नहीं मिल पा रही है, उन्हें एक एक इंजेक्शन के लिए हजारों रुपया उन्हें देने पड़ रहा है, उसके बावजूद इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है उन्हें। ये कंट्रोल है हमारा सर, सिस्टम पर ये कंट्रोल है हमारा।
ठीक है, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। तो देश में 14 दिन में कोरोना के केस बेतहाशा तेजी से बढ़े हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। की अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से देश के 21% केसेस, यूपी से 10% केसेस और दिल्ली से 7.8% केसेस नोट किए गए। साथ ही एक और जो ट्रेंड हमें समझ में आता है कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैल रहा था, तो करीब 40% केसेस अब जो पिछले अगर 14 दिनों की अवधि में देखें तो वह इन तीन स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से, और करीब 60% केसेस यानी कि फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री हैव बीन नोटेड। जो हमारा ट्रेंड ऑफ डेथ है यानी कि 1000 के करीब डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होना, वह 15 अप्रैल में पहली बार नोटिस किया गया। 21 अप्रैल तक आते आते हमें इसमें एक और वृद्धि नोट की और आज हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली हायर नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट कि जितना हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट रहा है, उसके तहत हम लोगों ने जो ओवरऑल डेथ मैनेजमेंट रेट है उस पर भी काम करने की अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ कोशिश की है। फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि अगर हम एवरेज डेली न्यू केसेस को पिछले 4 हफ्तों को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जो देश की 10 स्टेट है जहां पर की अत्यधिक केसेस पहले जो वहां पर आते थे, जिसमें कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केरला स्टेट्स थी, वहां पर हमने पाया कि केसेस में अत्यधिक संख्या में वृद्धि हमने देखा कि फिर वह ट्रेंड के रूप में उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाई गई। इसके साथ ही केरला में जहां पर कि पहले जो 10वें स्थान पर था देश में, वह बढ़ते बढ़ते वहां पर अभी 4थे स्थान पर करीब 28,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से वहां पर पाए जा रहे हैं। इसमें एक और मुख्य ट्रेंड नोट करने वाला विषय यह है कि हमने देखा कि अप्रैल के मंथ में हमारे देश में सडनली केसेस में वृद्धि भी आई है। तो 14 दिन में लगातार मामले जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। लगातार मेहमानों का पहला हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सूर्या मैथिली जो कि नेता बीजेपी हैं, हरीश गोला जी नेता कांग्रेस और सचिन भल्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। मैं सचिन भल्ला जी अब आपके पास आना चाहूंगी और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी सर, कि आप लोग जो है वो केंद्र सरकार पर बात डाल रहे हैं कि वो लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। केंद्र सरकार जो है वो ये कह रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करने दिया। कल ही एक मैं वीडियो देख रही थी, नवीन कुमार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो, तो वो किसी अस्पताल के बाहर खड़े हुए थे, एक इमारत थी और उन्होंने वहां से एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर अरविंद केजरीवाल काम करने देते तो आज ये 1000 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाता। मेरी समझ में ये नहीं आती है सर कि जश्न मनाने के लिए आप लोग फ्री होते हैं, अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के लिए हर काम करने के लिए आप लोग फ्री होते हैं, लेकिन जब बात आती है जनता के लिए काम करने की तो उस पर ठिकरा एक दूसरे पर क्यों फोड़ दिए देते हैं? वहां पर एक दूसरे की बंदिश में आप लोग इतना बंध जाते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वो कहती है कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं करने दे रहा। तो सर जब जनता के लिए कोई काम आता है तो उसमें बाधा कैसे बन जाते हैं आप एक दूसरे की? अपने काम तो सबके सही निकल जाते हैं। देखिए, आपने जश्न की बात बोली तो मुझे नहीं लगता कि कौन सा जश्न आपने देखा है और मुझे नहीं पता कि कहां पे हुआ है। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की अपनी फैमिली इतनी बीमार है, उनकी वाइफ एडमिट है, आपके मीडिया के चैनल से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया कल। तीसरी बात, आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जी ऑक्सीजन या बेड मैंने नहीं लगाने दिए जी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं लगाने दिए। बताओ, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी राजनीति जो इंडिया में हो रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो रसूख बना उसको कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का जितने मर्जी ये तरीके ढूंढ लें। और मैं एक बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने भाइयों को कह रहा हूँ कि इसने फाड़ के झूठी राजनीति जो इतने बड़े चैनल पे बोल रहे हैं, पहले अपने गला साफ करके आए, नहीं तो गले भी बंद हो जाने इनके। और जो इनका, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने 1000 अध्यापकों को मार दिया। ये मारा इन्होंने जो यूपी में जाके इन्होंने जो इलेक्शन कराए ग्राम पंचायत के नहीं होने चाहिए थे, वो इतनी बड़ी महामारी में इन्होंने करवा दिए। आपने राहुल गांधी जी की बात बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने रैलियां नहीं करी, उनके वहां कोरोना कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे आपने जो बीजेपी के, अब मैं कितने बड़े नेताओं के क्या नाम लूंगा बार बार, मैं बार बार यही कह रहा हूँ
कितनी ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पे लाछन नहीं लगाने, हमें मिलके चलना है। और आपको हमारी जरूरत है, आपको हमारी है और आपकी हमें है। हम दोनों मिलके दिल्ली की जनता को बचाते हैं। आप मत ऐसा काम करो, आप दिल्ली की जनता को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम करवाते हैं। आप ऑक्सीजन दवाइयों की हमारी जितनी पूर्ति है वो करें, वो क्लियर करें और मीडिया के माध्यम से दिखाए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बार बार आप लाछन लगा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंजेक्शन दे रही है वो मीडिया के माध्यम में इतने सोशल मीडिया में दिखाने के बाद हमें दे और हम लगा के दिखाते हैं उसको। हम फर्स्ट आना नहीं चाहते, लेकिन हम काम में हमारे कार्यकर्ता, हमारे आप देखिए कार्यकर्ता भी बाहर, हर हॉस्पिटल के बाहर 10 कार्यकर्ता बैठे हैं और वहां पे जाके देख रहे हैं कि किसी को कोई कमी नहीं है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो उसको कैसे क्लियर करना है। ठीक है सूर्या मैथिली जी, आम आदमी पार्टी ने तो बता दिया कि वो किस तैयारी के साथ है। हर अस्पताल में उनके 10-10 लोग जो है मौजूद हैं। वो बात अलग है कि फिर भी हेल्प किसी की नहीं हो पा रही। आपकी तैयारी क्या? जब इन्होंने बहुत सारी बातें कर ली, मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहूंगा। मेरा निवेदन है, मैंने इनके समय में नहीं बोला, हाँ ठीक है, इनसे बोल दीजिए, मेरे समय में ना बोले, मेरा निवेदन है आपसे। अरे सचिन भल्ला जी जिन तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं तैयारियों की कमी को लेकर आपके अपने शोएब इकबाल साहब कल राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं उनकी किसी ने नहीं सुनी सर, उनकी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की है। सर क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से 10-10 सारे कार्यकर्ता अस्पतालों के बाहर बैठे हैं। सर उन्हें क्यों नजर नहीं आया? मेरी बात निदा जी, अब मेरी पूरी बात आप मेरे को रखने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, सर वक्त की कमी है सर। मैथिली सर आखिरी रिएक्शन आपसे, ठीक है सर? 2 मिनट मेरी बात करने दीजिए सर। 2 मिनट नहीं है सर, 2 मिनट नहीं है सर, 2 मिनट नहीं है। ठीक है मैथिली सर, आपकी क्या तैयारी? अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता जी इस समय में मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। दूसरी बात, 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिल्ली सरकार को दिए गए, मात्र 2,500 केंद्र स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं जनता के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने खूब ढिंडोरा पीटा था, वो ठीक है सर, उसके अलावा ठीक है सर। अरविंद केजरीवाल साहब की भी पत्नी प्राइवेट में नहीं है सर। तमाम जितने वीआईपी हैं सर, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, सब प्राइवेट में ही जाते हैं सर। 2 मिनट में हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो जाता है, उनके ऑक्सीजन और आईसीयू बेड सब मिल जाता है उन्हें सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। उम्मीद करती हूँ कि जो सुविधाएं आप लोगों को मिलती है वो तमाम सुविधाएं देने के काबिल एक दिन ऊपर वाला आप सबको बनाए कि आप जनता को भी वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराएं, ताकि सिस्टम की मार की वजह से और सरकार की नाकामियों की वजह से कोई अपने को ना खोए और सब हंसी खुशी अपनी जो भी जिंदगी बची है उसे गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।